चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं, एकदम शांत हो जाइए। अब पढ़ने के लिए ना आए हैं, अब जब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो एकदम शांत हो जाइए अब, ठीक है? आपको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहे हैं और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहे हैं इसमें जो है आपको आज से गांधी युग प्रारंभ होगा। आज से जो है गांधी युग प्रारंभ होगा। गांधी युग, और गांधी युग 1919 से 1947। गांधी युग को ही राष्ट्रीय आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है और इस अवधि के दौरान ही असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों बड़े बड़े आंदोलन इस अवधि के दौरान ही हुए हैं। इस अवधि के दौरान ही तीनों बड़े बड़े आंदोलन जो है आपको हुए हैं। तो इन सभी आंदोलनों के विषय में इसी में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी युग कहिए या राष्ट्रीय आंदोलन कहिए, बात बराबर है। तो गांधी युग प्रारंभ करेंगे, लेकिन कल के क्लास में जो हम आपको पढ़ाए हैं, एक दो क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, समझ गए? और इसके बाद जो है फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। तो ऐसे ही जवाब दीजिएगा। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए सम्मिलित रूप से भी हम आपको पूछते हैं, लेकिन अभी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 4 5 10 वो विद्यार्थी से ऐसे ही पूछेंगे तो जवाब देने दीजिएगा। और ऑनलाइन कमेंट यहाँ पे दे दो तो जी, कमेंट दो यहाँ पे, देखते हैं ऑनलाइन में लोग जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। पीला टी शर्ट, पीला टी शर्ट, अरे पीला टी शर्ट कौन पहना हुआ है? तो आइए ना, आगे आइए ना। अजीब हाल है, यानी एकदम पहने हुए हैं तब पर भी मठिया रहे हैं बात को। बताइए, जवाब दीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया? एनी बेसेंट को बनाया। बताइए, एनी बेसेंट को बनाया है। क्या पढ़ते हैं, रिवीजन और नहीं करते हैं? कल ही ना बतलाए हैं जी। बताइए, कल का बतलाया हुआ चीज जो है आज आप जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां पर लोग जवाब दे रहे हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा, इतना लोग जवाब दे रहा है कि नाम पढ़ना मुश्किल है। सरस्वती एगो पढ़ाया, अमृत, संतोष, इंजीनियर अमित या अमृत था, क्या था, जोसेफ बैप्टिस्टा, समझ गए? रिवीजन और किया कीजिए, जाइए। लड़की के पीछे में जो बैठे हुए हैं एकदम खड़ा हो जाइए तो पहले हाँ बताइए। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, आगे आ जाइए, आगे आइए ना। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था तो किसने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? सुब्रमण्यम अय्यर। बैठिए जाकर के, उधर पिलर के पास रेड टी शर्ट, हाँ खड़ा हो जाइए, आप वहीं से जवाब दीजिए। आप बताइएगा
बहिष्कार शब्द का प्रयोग, ऑनलाइन वाला लोग सब भी जवाब दे रहा है, ठीक है। पढ़ने वाला लड़का सब लगता है एडमिशन लिया है, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव का कौन सा बुक ले, कोई बुक नहीं लेना है महाराज, यहां पर हम लोग देंगे आपको। एगो लड़का तो आंसर दे रहा है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लेना है, संस्थान की तरफ से जो ऑब्जेक्टिव बुक मिलेगा वही सफिशियंट है। बताइए आप, बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस साहित्य में देखने को मिला है? क्वेश्चन समझे हैं? हाँ, तो आप कहां से समझिएगा। बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस साहित्य में देखने को मिला है? संजीवनी। किसमें? संजीवनी। 3 गो लड़का में से देखिए एगो जवाब दिया है। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब रोज ऐसे जवाब नहीं दीजिएगा तो एकदम आपका आरती उतारेंगे। खड़ा होइए, तो इधर खड़ा होइए, हाँ उधर पीछे वाली को बोल रहे। कल क्लास किए थे? हाँ, तो ऐसे कभी आइएगा कभी नहीं आइएगा, है? हाँ, पहला क्लास है, ठीक है, बढ़िया है। है लड़की है, खड़ा हो जाइए। कल क्लास किए थे? बोलिए नहीं किए थे। नहीं किए थे तो उस सब का जिम्मेवारी हमारा न है। बताइए, बताइएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई है? हे हे लड़की, खड़ा हो जाइए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कौन तिथि से हुआ है? हे हे खड़ा हो जाइए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कौन तिथि से हुआ है? खड़ा होइए। 7 अगस्त। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ है? देख रहे हैं क्या स्थिति है? जवाब देती है ये सब। 4 गो लड़की में एगो जवाब दिए, एगो लड़की जवाब दिए। पढ़ाई तो सबको है। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए, समझ गए। जितना मोबाइल चलाते हैं ना उतना किताब कॉपी पे ध्यान देना है। स्थिति देखे, 3 लड़का खड़ा किए, एगो जवाब दिया। 4 लड़की में क्या गो जवाब दी? एगो। जब स्वतंत्रता आंदोलन में ये हाल है तो भारत के भूगोल में क्या हाल होगा, भारत की अर्थव्यवस्था में आपका क्या हाल होगा? थोड़ा आप सोच करके देखिए कैसे होगा, बताइए। आप लोग जो है, हमको तो दोष आप दे ही नहीं सकते हैं, समझ गए। तो पढ़ा लिखा कीजिए। और क्या बोलेंगे? और कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो ऐसे ही, बिट्टू झा सर ऐसे ही सिलेबस तो आगे धीरे धीरे खत्म कर ही देंगे। और कल हम आपको एक बात बोले थे, हम लोगों का जो संबंध है लगभग 9 महीना से 12 महीना के बीच में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो पीटी तक का हम बोले थे। मेंस फिजिकल तक की अगर आप बात करेंगे तो 1.5 साल से 2 साल तक हम आपके साथ रहेंगे। फिजिकल तक की अगर आप बात करेंगे 1.5 साल से 2 साल तक, समझे। तो पढ़िए। अब 3 में एगो लड़का और 4 में एगो लड़की जवाब दे तो एकदम से सही नहीं है, जबकि ये सब डाटा जो है एकदम याद होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम वैसा प्रश्न पूछे हैं जो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, हम तो आपको वही प्रश्न पूछे हैं जो बात हम आपको पढ़ाए हैं, समझ गए। तो पढ़िए। आइए अब चलिए, ऑनलाइन वाले लोगों का जो है बहुत अच्छा जवाब रहा। सब लोग जो है जवाब दे रहे थे।
और बायोलॉजी पूछेंगे, बायोलॉजी लास्ट में पूछेंगे, हम अपना वाला जो है पहले सोचे पूछ लेते हैं। बायोलॉजी लास्ट में पूछेंगे। चलिए हटा दीजिए, कमेंट हटा दीजिए। ऑनलाइन वाले लोगों का हम देखना चाह रहे थे कि आप लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं कि आप लोग भी देते हैं जवाब, लेकिन ऑनलाइन वाला का जवाब सब तो था। अब हो सकता है ऑनलाइन वाला आगे किताब रख करके जवाब दे दे, लेकिन जवाब तो दिया ना कम से कम, समझे। तो ऑनलाइन में तो ये भी ना होता है। चलिए आ जाइए। अभी जो है डिसाइड करके हम बोल दिए हैं, फिर आपको पता चल ही गया होगा। और लड़की के लिए जो है हमको लगता है 50% डिस्काउंट है। लड़की के लिए 50% डिस्काउंट है। लड़का का जितना चार्ज है उससे 50% लड़की लोग को लगेगा, ठीक है। और सब चीज तो हम आपको बता ही दिए हैं। आइए पढ़िए अब। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, देखिए हल्ला नहीं, सब चीज काफी सोच समझ करके, कल हर बात हम आपको समझा दिए। अरे आप थोड़ा सोच करके देखिए, ठीक है। जिनको भी लग रहा है ज्यादा फी है, थोड़ा सोच करके आप देखिए। आपको जो है लगभग कम से कम मान के चलिए, कम से कम की बात हम कर रहे हैं, कम से कम जानते हैं, अगर आप अच्छे विद्यार्थी होंगे तब की बात हम कर रहे हैं। कम से कम आप मान के चलिए 15 महीना हम आपके साथ रहेंगे, कम से कम 15 महीना हम आपके साथ रहेंगे। तो कम से कम हम आपके साथ 15 महीना रहेंगे। आप रूम रेंट कितना देते हैं थोड़ा सोचिए। एक महीना में रूम ओनर को कम से कम 1500 से 2000 या 2500 रुपया देते होंगे। कम से कम आप 1500 से कम रुपया रूम ओनर को नहीं देते होंगे। हम गलत बोल रहे हैं? नहीं ना बोल रहे हैं। हम आपसे पढ़ने के लिए जानते हैं पर मंथ बहुत ज्यादा नहीं, 400-500 के आसपास जो है हम आपसे ले रहे हैं। तो हम आपसे कुछ भी ज्यादा नहीं ले रहे हैं, समझ गए। और सब चीज देखिएगा ना जी, जीएस है, पूरा जीएस पढ़ाएंगे, पूरा मैथ पढ़वाएंगे, पूरा रीजनिंग पढ़वाएंगे। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, पूरा मैथ भी होगा और पूरा रीजनिंग भी होगा। जीएस, मैथ, रीजनिंग तीनों है आपका, समझ गए। और सब चीज है, समझ गए। तो इसी वजह से देखिए सब चीज सोच समझ करके रखे हैं। कोई विवाद खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आइए, हम लोग भी सब चीज को सोच समझ करके जो है चीज डिसाइड किए हैं। तो अब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। जो है वो है, हम आप पे मेहनत करेंगे तो हम आपसे नहीं लेंगे तो हम दूसरे से जाकर के पैसा लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। हम आप पे मेहनत करेंगे तो हम आपसे लेंगे। और गाँव घर में एगो कहावत है, सस्ता रोए एक के बार, महंगा सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक के बार, समझ गए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक के बार, ठीक है। तो आगे आइए। कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ता है, इससे सस्ता एजुकेशन हो ही नहीं सकता है। महात्मा गांधी, देखिए गांधी युग हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी के द्वारा क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? देखिए महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का दौर 1919 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का दौर 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो वहां से आगे की घटनाओं को तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी का जो व्यक्तिगत जीवन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ,
माता कौन थी, पिता कौन थे, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, आत्मकथा कौन थी, शिक्षा दीक्षा कहां से हुई है, इन चीजों को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इन चीजों को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए, गांधी जी के विषय में बताना प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। एक कॉमन मानव में, एक सामान्य मानव में जो भी अवगुण होता है, सब अवगुण महात्मा गांधी में विद्यमान थे। और एक साधारण मनुष्यों के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते थे, चाहे चोरी की बात हो, चाहे नशा करने की बात हो, या चाहे बचपन में गलती करने की बात हो, सब चीज महात्मा गांधी अपने जीवन में किए। तो गांधी जी जन्म एक साधारण मानव के रूप में लिए, लेकिन अपनी नीतियों के तहत वे असाधारण मानव के रूप में बदल गए और उन्हें एक असाधारण महापुरुष माना जाता है, महात्मा गांधी को। और गांधी जी अपने क्रियाकलाप के वजह से, अपने कर्मों के वजह से याद किए जाते हैं आज के इतिहास में। जहां तक महात्मा गांधी के जन्म का सवाल है, बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते हुए आए होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी का जन्म अगर देखा जाए तो गांधी जी का जन्म जो है आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर एक बंदरगाह नगर था। पोरबंदर एक बंदरगाह नगर था और अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक शहर था आपको पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। और देखिए, पोरबंदर काठियावाड़ प्रायद्वीप में पड़ता है। पोरबंदर की अगर हम लोग बात करें तो पोरबंदर जो है आपको काठियावाड़ प्रायद्वीप में पड़ता है। गुजरात का ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इस प्रायद्वीपीय हिस्सा को हम लोग कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ। और एक हिंदू बनिया परिवार में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके माता पिता कट्टर हिंदू थे। इनके पिता से आप अवगत होंगे। इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो इनके पिता थे आपको करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी। और इनके पिता करमचंद्र गांधी की अगर हम लोग बात करें तो करमचंद गांधी शुरू में तो पोरबंदर के दीवान थे। शुरू में पोरबंदर के दीवान थे। बाद में जाकर के करमचंद्र गांधी लगभग पूरे काठियावाड़ प्रायद्वीप का दीवान बन गया था। पूरे काठियावाड़ प्रायद्वीप का दीवान बन गया था। दीवान, अब यहां पर दीवान शब्द का प्रयोग हमने आपके साथ किया है। तो दीवान राजस्व वसूल करने वाले जो अधिकारी होते थे उसे ही कहा जाता था दीवान। राजस्व की वसूली करने वाले जो अधिकारी होते थे उसी को कहा जाता था दीवान। तो इनके पिता दीवान थे और अच्छा खासा सुखी संपन्न परिवार था। और आप इस बात को जानिए, गांधी जी कोई गुदरी के लाल नहीं थे। एकदम सुखी संपन्न परिवार में गांधी जी पैदा हुए थे। गांधी म्यूजियम में आप जाइएगा, जहां पर गांधी जी के जीवन से जुड़े हर चीज आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप यह पाएंगे कि गांधी जी का जो घर था, राजा महाराजा का जिस प्रकार का घर होता है उस प्रकार का घर गांधी जी का घर था।
गांधी जी के पिता काफी सुखी संपन्न थे, तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा घर जो है राजा महाराजा के जैसे घर बनाए थे। और आप इस बात को जानिए कि सामान्य तौर पर आप सुने होंगे कि कोई गुदरी का लाल आईएएस अफसर बन गया, बड़ा महल ठोक लिया, ये बात आप सुने होंगे। लेकिन आप ये बहुत कम सुने होंगे कि कोई अपने महल को छोड़ करके किसी आश्रम में जाकर के रहना शुरू कर दिया। महल को छोड़ करके, सुखी संपन्न परिवार को छोड़ करके आश्रम में जाकर के जो है रहना शुरू कर दिया और भिक्षाटन करके जो है खाना पीना शुरू कर दिया था। कुछ एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिलेंगे। महात्मा बुद्ध राजा फैमिली में जन्म हुआ था, महल को छोड़ करके जो है भिक्षाटन करके खाना भोजन करते थे। महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का परिवार थोड़ा सा आपको गरीब था, लेकिन उतना भी गरीब नहीं था, लेकिन उन्होंने भी जो है आपको गृह को त्यागा। फिर इसके बाद जो है आपको सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को आप जानिए। फिर इसके बाद आप महात्मा गांधी को जानिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए। सुभाष चंद्र बोस का भी परिवार काफी सुखी संपन्न परिवार था। तो महात्मा गांधी का परिवार जो है काफी सुखी संपन्न परिवार था। लेकिन उस महल से निकल करके गांधी जी भारत के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर जो है आश्रम में रहना शुरू कर दिए। तो महात्मा गांधी के पिता शुरू में तो सिर्फ पोरबंदर के दीवान थे, बाद में जाकर के पूरे लगभग काठियावाड़ प्रायद्वीप के दीवान उनके पिता हो गए। और उनकी माता की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी की माता पुतली बाई थी। पुतली बाई गांधी जी की माता थी और गांधी जी का विवाह काफी कम उम्र में हो गया था। अप्रॉक्स में आप मान के चलिए ना 13 बरस समथिंग माह, तो लगभग 13 बरस या लगभग 14 बरस भी आप कह सकते हैं। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में 1883 1883 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी का विवाह हुआ। और पत्नी कस्तूरबा गांधी ने भी गांधी जी को स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दी। और यह भी एक रीजन है कि गांधी जी बन पाए। गांधी जी के गांधी जी बनने के पीछे उनकी पत्नी का भी हाथ रहा है। और गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या गांधी जी का अन्य कोई भी आंदोलन हो, हर आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी गांधी जी का साथ दिया करती थी, गांधी जी का साथ दिया करती थी। और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगे आप पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगंखा पैलेस में बंद कर दिया गया था। तो गांधी जी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी पूना के आगंखा पैलेस में बंद कर दिया गया था। और उसी जेल प्रवास के दौरान गांधी जी की पत्नी स्वर्ग सिधार गई, या गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जो है आपको निधन हो गया। तो जीवन संगनी भी गांधी जी को काफी अच्छी मिली थी। और इस प्रकार की जीवन संगनी आज के डेट में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, जैसे देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके परिवार की कहानी है, ये हर परिवार की कहानी है, हर परिवार की यही कहानी है। जैसे मान लिया जाए कि अभी हमारा शादी नहीं हुआ है, हम अपने एग्जाम्पल पर समझाते हैं। अभी हमारा शादी नहीं हुआ है, तो अभी हम अपने माँ बाप को भी पैसा देते हैं, भाई को भी पैसा देते हैं, जिसको मन होता है उसको देते हैं। लेकिन कल के डेट में जाकर के मान लिया जाए कि हमारा शादी होता है,
तो पत्नी एकदम पहला दिन से ही प्रयास करेगी कि पूरा जो संपत्ति है हमारा उस पर कब्जा कर ले। एगो पैसा ना माँ बाप को देने देगी और ना ही अपने भाई को देने देगी, ना बहन को, किसी को भी ना देने देगी। ये हर परिवार की यही कहानी है। कॉमन लोग ऐसा करते हैं, साधारण लोग ऐसा करते हैं। तो आप थोड़ा सोचिए, ये एक एग्जाम्पल दिए, आप थोड़ा सोचिए। जो गांधी जी महलों में पैदा हुए, बचपन विलासिता पूर्ण जिए, विवाह सुखी संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन जब गांधी जी घर परिवार छोड़े तो क्या पत्नी, साधारण पत्नी, कभी चाहती कि इतना सुखी संपन्न जीवन को छोड़ करके पुलिस का लाठी डंडा खाए, लोगों के लिए संघर्ष करे, रोड पे रहे, जेल जाना पड़े, भूखे पेट सोना पड़े, शरीर पर पूरा वस्त्र ना मिले? क्या आज की कोई पत्नी ऐसा चाहेंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि गांधी जी को जीवन संगनी भी ईश्वर ने सोच समझ के दिया। और कहा जाता है कि आप जिस मनोदशा के होते हैं, आपकी मेंटेलिटी जैसी होती है, आपको पत्नी भी या आप लोग को पति भी वैसा ही मिल जाएगा। समझ गए? अगर कोई दयालु प्रवृत्ति की होगी तो उसको पति भी वैसने मिलेगा। अगर कोई एकदम होगी स्वार्थी तो उसको पति भी स्वार्थी ही मिलेगा। समझ गए? तो ये एकदम फिक्स है। आप अपने समाज में उलट पलट करके देख लीजिए, जो जैसन नेचर का है ईश्वर जोड़ा भी वैसने लगाता है। समझ गए? चलिए, तो अब आप यहां पर आइएगा। तो गांधी जी की पत्नी की अगर हम लोग बात करें तो उनकी पत्नी थी आपको कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी का बाल विवाह हुआ था। मात्र लगभग 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ, तो बाल विवाह ही न हुआ जी, बाल विवाह हुआ था। और गांधी जी को 4 पुत्र संतान हुआ, 4 पुत्र संतान हुआ। और गांधी जी को जो 4 पुत्र संतान हुआ, मनीलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास, ये गांधी जी के 4 पुत्र संतान हुए। और देखिए, गांधी जी के पुत्र भी आंदोलन सब में पार्टिसिपेट किए। लेकिन ये जो आप कहिएगा कि गांधी जी हाथ पकड़ के अपने संतान को राजनीति में उतारने का काम किया, ऐसा काम गांधी जी नहीं किए थे। और यही वजह है कि गांधी जी के निधन होने के बाद उनके परिवार का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं रह गया। लेकिन गांधी जी का परिवार है तो ऐतिहासिक महत्व तो है ही, लेकिन फिर भी गांधी जी का जो अपना परिवार था, गांधी जी का जो अपना 4 बेटा था, गांधी जी का अपना जो 4 बेटा था, उसका तो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं है। वर्तमान के ना तो राजनीति में है ना अन्य चीजों में गांधी जी के अपने परिवार का महत्व है। तो खैर छोड़िए, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावे गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दिया जाता है। जमनालाल बजाज एक प्रमुख व्यापारी हुआ करता था, गांधी जी के समकालीन एक बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे जमनालाल बजाज। उन्हीं को जो है गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावे आप इस बात को जानिए कि गांधी जी की जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा है, गांधी जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई। हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट, राजकोट आपको गुजरात में ही है। राजकोट में एक था अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट में एक था अल्फ्रेड हाई स्कूल। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से गांधी जी के हाई स्कूल की शिक्षा हुई। और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा गांधी जी समलदास कॉलेज भावनगर, भावनगर भी गुजरात में ही है, समलदास कॉलेज भावनगर से जो है कॉलेज की शिक्षा महात्मा गांधी ने प्राप्त किया। बीपीएससी का यह पूछा हुआ प्रश्न है, संभवतः
65वीं या 66वीं बीपीएससी, संभवतः 64वीं, 65वीं या 66वीं, इसी तीनों में से किसी बीपीएससी का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहां से प्राप्त की है, तो आंसर हो जाता भावनगर, सामलदास कॉलेज भावनगर, सामलदास कॉलेज भावनगर। वही हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। और बचपन की शिक्षा दीक्षा जो है आपको पोरबंदर से ही गांधी जी ने प्राप्त किया था। और गांधी जी का बचपन में इच्छा था कि बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करे और एक बड़ा वकील बने। यह गांधी जी का सपना था बचपन में। और सपना जो होता है ना, समय दर समय परिवर्तित होते रहता है। आज आपका कुछ और सपना है, जैसे मान लिया जाए कि आज आपका सपना है कि आप बिहार सब इंस्पेक्टर बने। कल के डेट में जाकर के मान लिया जाए कि ये नहीं होता है, कल के डेट में जाकर के आप कोई व्यापार करने लगे तो आपका सपना होगा उस व्यापार में ही बहुत बेहतर करे। फिर आगे चल करके आपका सपना कुछ और भी हो सकता है, समझ गए। तो समय दर समय जो है सपना भी लोगों का जो है आपको बदलते रहता है। या फिर एक लक्ष्य को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपना दूसरा लक्ष्य बनाते हैं, हम अपना तीसरा लक्ष्य बनाते हैं, हम अपना चौथा लक्ष्य बनाते हैं। तो ये चीज जो है आपको होता है। तो बचपन में गांधी जी का इच्छा था कि बड़ा वकील बने। और गांधी जी सुखी संपन्न परिवार से थे। तो गांधी जी बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन गए। लंदन 1888 ईस्वी में, हम लोग 2024 में जी रहे हैं। 1888 ईस्वी में गांधी जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि गांधी जी कितने सुखी संपन्न परिवार में पैदा हुए होंगे। अभी भी हम लोगों में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनको लंदन जाकर के पढ़ने की क्षमता नहीं होगी, लेकिन गांधी जी को 1888 ईस्वी में लंदन जाकर के पढ़ने की क्षमता थी। मतलब हम आपको यह बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांधी जी काफी सुखी संपन्न परिवार में जन्म लिए थे। गांधी जी काफी सुखी संपन्न परिवार में जन्म लिए थे, हम आपको यह बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब गांधी जी 1888 ईस्वी में बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे तो एकदम अंग्रेज के वेशभूषा में गए थे। अंग्रेज का वेशभूषा मतलब एकदम कोट पहने, टाई लगाए, समझ गए, फिर आपको बेल्ट लगाए, फिर जूता हो गया, एकदम मतलब एक लगे कि नहीं हम भी लंदन के ही लोगों में से एक हैं। 1869 में जन्म हुआ, 1888 में लंदन जा रहे हैं, तो कितना लगभग आप मान करके चलिए 18-19 साल। और आपको मेन जो लड़का के संदर्भ में हम लड़का रहे हैं, लड़का का जो उम्र होता है 16 से लेकर 24-25 तक, 16 से लेकर 24-25 तक बड़ी खतरनाक उम्र होता है, समझ गए। और इस उम्र में ही आपको हर कुछ करने का मन करेगा और कैरियर बनाने का भी उम्र आपको यही है। जैसे आप 25 क्रॉस कर जाइएगा ना तो आपकी जो इच्छाएं हैं पहले की तुलना में आपको मर जाएगा। लेकिन 16 से 25 के बीच में बहुत कुछ इच्छा होता है, हेलीकॉप्टर से उड़े, फलना करे, चिलना करे, ढेकना करे, यानी जो भी आप सोच सकते हैं। और 25 के बाद जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमने आपको बताया ही है कि गांधी जी भी हम आम मानव के तरह ही साधारण थे। तो गांधी जी जब लंदन जा रहे थे बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए तो एकदम अंग्रेज के वेशभूषा में गए थे। अंग्रेज के वेशभूषा में गए थे, एकदम टाई, कोट, बेल्ट सब चीज लगा करके गए थे। और फिर 1888 से 1891 ईस्वी तक लगभग 3 बरस लंदन में रहे और बैरिस्ट्री की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। और फिर वे 1891 ईस्वी में भारत आ गए। 1891 ईस्वी में भारत आने के बाद 1891 ईस्वी में भारत आने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में वकालत करना महात्मा गांधी ने शुरू किया। महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में वकालत करना महात्मा गांधी ने शुरू किया।
लेकिन गांधी जी एज ए वकील अपने जीवन में असफल रहे। मतलब जिस प्रकार की दुकानदारी गांधी जी की चलनी चाहिए वकील के तौर पर, उस प्रकार की दुकानदारी नहीं चली। मतलब एक प्रभावशाली वकील गांधी जी नहीं बन पाए। एक प्रभावशाली वकील, एक सफल वकील, एक अच्छे वकील गांधी जी नहीं बन पाए। बस ऐसे ही कभी महाराष्ट्र कभी गुजरात के कोर्ट में आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान एक आपको मुस्लिम व्यापारी हुआ करता था, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, देखिए उसको कितना बढ़िया से सो रही, एकदम तकिया लगा दीजिए, कितना बढ़िया से सो रही थी। कहां है आपके चरण, लाइए चरणामृत हो, इसका चरण हम पघारेंगे। कितना बढ़िया से सो रही थी। देखिए ये जो टाइम है ना, 3 से 6:30 7, मैक्सिमम 3 से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद तो फिर नींद उन टूट जाता है, समझे। हाँ 4 नहीं बजा, इसी वजह सो रही थी बेचारी। थोड़ा सा कम खा पी करके आया कीजिए, एकदम दबा के 8 गो रोटी खा ली होगी। हाँ तो क्या आप लोग 8 गो रोटी नहीं खाते हैं? अच्छा 4 गो रोटी ऐसे खाते हैं, और रोड पर जो बर्गर और चाउमीन वो सब जोड़िएगा ना, उसमें नहीं खाते हैं तो खाइए। चलिए है, सोइए उइए नहीं हो, पानी उनी रखा कीजिए, पानी उनी पीजिए, नींद उंद लगे तो पानी पी लिया कीजिए। हाँ क्या बोल रहे थे जी? हाँ दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला अपने समय के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। जैसे आज के समय के बहुत बड़े व्यापारी अडानी हो गए, अंबानी हो गए, जिंदल हो गए, ये सब जो है आज के समय के बहुत बड़े व्यापारी है। उसी प्रकार से दादा अब्दुल्ला अपने समय के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। और दादा अब्दुल्ला का व्यापार भारत में था, ब्रिटेन में था, दक्षिण अफ्रीका में था। इन सभी जगहों पर दादा अब्दुल्ला का व्यापार था। तो दादा अब्दुल्ला के ऊपर कई सारे मुकदमा भी थे। दादा अब्दुल्ला के ऊपर कई सारे मुकदमा भी थे। दादा अब्दुल्ला को एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो अंग्रेजी को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे और गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे। मतलब दादा अब्दुल्ला को एक अच्छे ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो अंग्रेजी को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे और गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे। इस प्रकार के ट्रांसलेटर की जरूरत थी, और वो ट्रांसलेटर जो है वकील भी होना चाहिए। तो गांधी जी वकील भी थे और अच्छे ट्रांसलेटर भी थे। तो दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को अपने वकील के तौर पर हायर किया, और दादा अब्दुल्ला गांधी जी को लेकर चले गए दक्षिण अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला एक वर्ष के लिए मात्र 1 वर्ष के लिए, गांधी जी मात्र 1 वर्ष के लिए दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। 1893 से 1894 ईस्वी तक गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहना था, लेकिन उससे ज्यादा समय तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। जब दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी करने के लिए गांधी जी गए थे। तो गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यहां पर है, एकदम अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में जो देश है साउथ अफ्रीका ही है। दक्षिण अफ्रीका में एक शहर था डरबन और एक शहर था प्रिटोरिया। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहा था, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहा था। और गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा ट्रेन से कर रहे थे, ट्रेन बाय ट्रेन कर रहे थे। और ट्रेन में फर्स्ट क्लास श्रेणी होता है, सेकेंड क्लास श्रेणी होता है, जनरल श्रेणी होता है, स्लीपर होता है, एसी होता है, यानी कई श्रेणी में आपको जो है सीट ट्रेन में देखने को मिलेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में उस समय अंग्रेजों का ही शासन था। 1893-94 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था, अंग्रेजों का ही शासन था। तो दक्षिण अफ्रीका में यह कानून था कि कोई भी भारतीय, कोई भी भारत के लोग ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेंगे। कोई भी भारतीय ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेंगे, कोई भी भारतीय ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में यह कानून था। लेकिन गांधी जी के पास ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट था और गांधी जी यात्रा ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा। टीटी चेक करने के लिए आया तो टीटी देखा कि गांधी जी तो भारतीय है और भारतीय को तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार है नहीं। तो टिकट करने वाला टीटी गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, बाहर कर दिया, ट्रेन से धकेल कर बाहर कर दिया कि आप भारतीय हैं, आपको ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि आप जनरल बोगी, जनरल टिकट कटाए, जाकर के बैठ गए एसी बोगी में और बोलने में भी चरफर ना है। जो बोलने में चरफर रहता है वो तो टीटीओ को पढ़ा करके एसी बोगी में बैठ के अपना यात्रा संपन्न कर लेता है, और जो एकदम बौका टाइप का है उसको तो टीटी आएगा भगा देगा। तो बोलने में थोड़ा चरफर होइए, लेकिन हमारे सामने नहीं। तो देखिए बहुत लोग जो है, एक आध गो विद्यार्थी ऐसा मिला है जो हम ही से पढ़ा, हम ही से सब चीज सीखा और हम ही को बोलना शुरू कर दिया, समझ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत करते हैं तब बोलिए, अगर हम सही है तब आप काहे बोलिएगा, समझ गए। बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है, लेकिन जहां पे गलत हो वहां पे, हर जगह नहीं। तो गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा ट्रेन की फर्स्ट क्लास श्रेणी से कर रहे थे। लेकिन उस समय यह कानून था कि कोई भी भारतीय ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं कर सकता है। तो फिर गांधी जी को इस यात्रा के क्रम में सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया। गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया। और जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया ना, तो गांधी जी को समझ में नहीं आया। गांधी जी को नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में ऐसा कानून है कि कोई भी भारतीय जो है ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं कर सकता है। तो गांधी जी अडिग हो गए और इस बात को लेकर गांधी जी अडिग हो गए कि हमारे पास टिकट तो फर्स्ट क्लास श्रेणी का है, और जब हमारे पास टिकट फर्स्ट क्लास श्रेणी का है तो स्वाभाविक सी बात है हम यात्रा करेंगे ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से। इस बात पर गांधी जी अडिग हो गए और गांधी जी
अपनी माता से इस बात को सीखे थे, किसी भी चीज में सोच समझ करके हाथ डालना है, और अगर उसमें अपना हाथ डाल दिए हैं तो उसको परिणाम तक पहुंचाना है। यह सीख गांधी जी को उनकी माता ने दी थी कि किसी भी चीज में एक तो बिना सोचे समझे हाथ नहीं डालना है, अपने आप को आंक लेना है, मतलब अपनी क्षमता पहचान लेना है कि हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते, हमसे हो सकता है या हमसे नहीं हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे हो सकता है तो आप निश्चित तौर पर वो काम कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो सकता है तो आप उस काम में अपना हाथ मत डालिए। तो गांधी जी को लगा हम तो सही हैं, हमारे पास तो टिकट है फर्स्ट क्लास श्रेणी का, तो हम यात्रा तो करेंगे फर्स्ट क्लास श्रेणी से। गांधी जी एकदम अडिग हो गए, एकदम अड़ियल रुख अपना लिए गांधी जी, ना हम तो करेंगे यात्रा ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गांधी जी के अड़ियल रवैये के कारण, गांधी जी के अड़ियल रवैये के कारण सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर जो प्रशासनिक लोग थे उन्होंने गांधी जी को आदेश दिया कि ठीक है, आप जाइए ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही यात्रा कीजिए। ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन बहुत छोटी घटना भी नहीं है। इस घटना ने गांधी जी के सोचने के तौर तरीका को बदल दिया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन के दिशा और दशा को बदल दिया। कैसे इस घटना ने गांधी जी के जीवन के दिशा और दशा को बदल दिया? तो इस घटना ने गांधी जी को यह शिक्षा दिया कि अगर बात सत्य है, अगर बात में सत्यता है, तो जीत अंततः सत्य की होती है। और यही वजह है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है। तो गांधी जी को लगा कि नहीं, हम मानव हैं और मानव होने के नाते हमें कुछ मानवीय अधिकार मिला है। मानव होने के नाते हमें कुछ मानवीय अधिकार मिला है, और मानव होने के नाते जो हमें मानवीय अधिकार मिला है, वो मानवीय अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे वह अंग्रेज ही क्यों ना हो। यह बात गांधी जी को समझ में आया। और कहा जाता है कि जब तक अपने पे नहीं पड़ता है ना, तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है। हम कितना भी समझाएंगे, या आपके गार्जियन या आपके सीनियर कितना भी समझाएंगे, आप तब तक पढ़ना नहीं शुरू कीजिएगा जब तक कि 8-10 असफलता जीवन में ना लग जाए। जैसे ही 8-10 परीक्षा में असफल होइएगा ना, फिर आपको कहने की जरूरत ना है कि आप पढ़िए, एकदम नहीं। आप एकदम पढ़िएगा, बिना कहे हुए आप पढ़िएगा, लेकिन जब असफलता मिलेगा तब। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए यह देखे थे कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ अंग्रेजों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यानी दक्षिण अफ्रीका में जो भारत के लोग रह रहे हैं, अंग्रेज उसका शोषण कर रहा था, अंग्रेज उसका शोषण कर रहा था। तो गांधी जी को लग रहा था उसका न हो रहा है, होने न दीजिए, जब हम पे आएगा तो हम अपना सोचेंगे। लेकिन जब गांधी जी के साथ यह घटना घटित हुई, गांधी जी को ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया, तब गांधी जी को समझ में आया। और इसी घटना ने गांधी जी को यह प्रेरणा दिया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर नेतृत्व करें।
गांधी जी के साथ सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नाम में जो घटना हुआ, गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से जो बाहर धकेल दिया गया, इसी घटना ने गांधी जी को यह शिक्षा दिया कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनको उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर हम नेतृत्व करेंगे, गांधी नेतृत्व करेगा, गांधी नेतृत्व करेगा। तो गांधी जी को नेतृत्व की प्रेरणा, यानी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी करेंगे, यह प्रेरणा गांधी जी को पहली बार यहीं से मिला, यह प्रेरणा गांधी जी को पहली बार यहीं से मिला। समझ गए? इसके बाद गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी एज ए ट्रांसलेटर तो किए ही, साथ ही साथ गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर आंदोलन करना शुरू किया। तो गांधी जी आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए करने जा रहे थे। तो अब गांधी जी सबसे पहले पता किए कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ समस्या क्या है। तो पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ एक नहीं अनेकों समस्या है। एक समस्या यह था रंग भेद की नीति, गोरा काला रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। मतलब अंग्रेजों को ज्यादा अधिकार दिया जाता था और भारतीय जो काला होते थे उनको कम अधिकार दिया जाता था। तो रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी। भारतीयों को काफी अपशब्द कहकर पुकारा जाता था और भारतीयों के लिए आवश्यक बना दिया गया था कि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है भारत के लोग हमेशा अपने पास में रखें और रात में 9 बजे के बाद बाहर ना निकले। कितनों बड़ा विपत्ति पड़ जाए, रात में 9 बजे के बाद बाहर ना निकले भारतीय। मतलब अलग अलग तरीका से भारतीयों का शोषण दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। तो अलग अलग तरीका से भारतीयों का शोषण दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, उसी को लेकर गांधी जी आवाज बुलंद करना शुरू किए। और आप इस बात को जानिए, जैसे जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। एक दिन पढ़ते हैं तो क्या पूरा कुछ जान जाते हैं? नहीं। एक दिन में आप 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट जानिएगा। फिर अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे आपका नॉलेज जो है आपको बढ़ते रहता है। और देखिए, जानते हैं जीवन में सफलता धैर्य मांगता है, पेशेंस। सफलता उसी को मिलता है जिसमें पेशेंस होता है। भगवान राम में बहुत अधिक पेशेंस था, इसी वजह से भगवान राम विजयी हुए। तो सफलता भी पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है। आप देखेंगे पढ़ने में बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी होंगे, पीटी हुआ तो मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ तो फिजिकल नहीं हुआ, फिजिकल भी अगर हो गया तो मेरिट नहीं हुआ। देखिए, आप इस बात को जानिए, अगर किसी स्टूडेंट का अपने मेरिट पर किसी भी एक परीक्षा में रिजल्ट आ रहा है, मतलब आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपका किसी भी परीक्षा में रिजल्ट नहीं आ रहा है, पीटी भी नहीं निकल रहा है, आप पढ़ने वाले नहीं हैं। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। या फिर आप बहुत कमजोर हैं, आपको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात और, अगर किसी भी एक परीक्षा में रिजल्ट आ गया है तो आप इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपका रिजल्ट निश्चित होगा, लेकिन आपको पेशेंस का परिचय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप
असफल होते हैं तो कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होता है, बिना किसी कारण का असफलता हाथ लग ही नहीं सकता है। तो अपनी कमियों को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, फिर आप सफल हो जाइएगा। तो अगर आपका रिजल्ट हो रहा है, पीटी में भी हो रहा है, तो मतलब आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आपका रिजल्ट हो सकता है, आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है लगातार मेहनत करने की, धैर्य रखने की जरूरत है। समझ गए? तो अब आप समझिएगा, हम आपको ये बात जो बतलाए हैं, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए आवाज बुलंद करना शुरू किए, तो क्या उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में भीड़ था? नहीं। गांधी जी 2, 4, 5 लोग को लेकर के अपने साथ भारतीयों को उनका अधिकार दिलाने को लेकर मांग करना शुरू किए। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोग देखे कि उनको, भारत के लोग को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर गांधी जी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो फिर लोग, अन्य भारत के लोग गांधी जी के साथ एकजुट हुए, गांधी जी के साथ जुड़े, गांधी जी के साथ जो है लोग जुड़े, गांधी जी के साथ लोग जुड़े। और देखिए, कोई भी संगठन क्यों बनाया जाता है? संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को एकजुट रखा जा सके। कोई भी संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को एकजुट रखा जा सके। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों को एकजुट करने को लेकर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों को एकजुट करने को लेकर कई सारे संगठन की स्थापना किए। और तो कई बार ऐसा होता था कि गांधी जी सब लोग के साथ बैठ करके अपना मांग अंग्रेजों से कर रहे हैं, पीछे से पुलिस आया, सब भाग गया, गांधी जी अकेले रह गए, गांधी जी कुटा गए। यानी गांधी जी को पुलिस जो है पीट देता था। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में कई दफा पुलिस के द्वारा प्रताड़ित भी किया गया, परेशान भी किया गया, गांधी जी के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन गांधी जी को यह बात समझ में आ गया था कि हमारी मांग जायज है, हमारी मांग में सत्यता है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को मानवीय अधिकार मिलना चाहिए, उनको मानवीय अधिकार मिलना चाहिए। अब ये कौन बात हुआ कि रात में 9 बजे के बाद भारतीय है इसलिए आप नहीं निकलिएगा? यानी रात में 9 बजे के बाद दक्षिण अफ्रीका में आप इसलिए नहीं घर से बाहर निकलिएगा क्योंकि आप भारतीय हैं। ये तो मानवीय अधिकार का उल्लंघन न हुआ जी। तो गांधी जी इस बात को समझते थे कि हमारी मांग जायज है और हमारी मांग में सत्यता है, इसलिए हमारी मांग पूरी होंगी। और इसी आशा के साथ गांधी जी 1894 से लेकर 1914 ईस्वी तक 20 वर्ष खपा दिए, 20 वर्ष खपा दिए। और अंततः भारतीयों को उनका हक और अधिकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में दिलवाए। और तब जाकर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। बताइए, 1894 में लड़ाई शुरू किए, 1914 तक लगातार लड़ाई लड़ते रहे और अंततः 1914 में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलवा दिए गांधी जी। और तत्पश्चात महात्मा गांधी भारत आए, तत्पश्चात महात्मा गांधी जो है आपको भारत आए। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपके मेहनत में सच्चाई है, मतलब अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके मेहनत में सच्चाई है, मतलब अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं, तो देर लगेगा लेकिन आप सफल
जरूर होंगे जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल हुए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना किए थे, उसमें महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना किया। नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना किया। फिर आपको महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फोरम की स्थापना किया। और फिर गांधी जी ने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किया। ये सब एक प्रकार से कहिए राजनीतिक संगठन है। ये सब गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित एक प्रकार का राजनीतिक संगठन है। और इन राजनीतिक संगठनों के जरिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को एकजुट किया। और देखिए, आप इस बात को भी जानिए, अगर सिर्फ गांधी जी अकेले गांधी जी सिर्फ आवाज उठाते रहते, तो क्या दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक अधिकार मिल पाता? नहीं मिल पाता, एकदम नहीं मिल पाता। लेकिन जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग गांधी जी का साथ दे रहे थे, गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। अपनी आवाज को एकजुट होकर बुलंद करने का काम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोग कर रहे थे। तो वहां रहने वाले भारतीयों ने भी गांधी जी का साथ दिया। और यहां से हम आपको यह संदेश देना चाहते हैं, हम कितनों पढ़ा ले, पूरा जीएस पढ़ा देंगे, पूरा मैथ पढ़वा देंगे, पूरा रीजनिंग पढ़वा देंगे, आपका रिजल्ट तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप भी नहीं चाहेंगे, जब तक आप भी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसी वजह से जैसे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों ने गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया, उसी प्रकार से आपको भी हमसे कंधा से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अंतिम तौर पर सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप अंतिम तौर पर सफल नहीं हो पाएंगे। तो अंतिम तौर पर सफलता चाहिए तो एकदम कंधा से कंधा मिलाकर काम कीजिए। मतलब जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, उसको आपको करना है, एनी हाउ करना, हर सूरत में आपको करना है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अब देखिएगा, एक बात और आप जानिए, गांधी जी सिर्फ भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में उनका हक और अधिकार नहीं दिलवाए, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में जो वहां के मूल लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के जो मूल लोग थे, उनका भी शोषण अंग्रेज कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले वहां के जो मूल लोग थे, उनका भी शोषण अंग्रेज कर रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका के मूल लोगों को भी उनका हक और अधिकार दिलाने का काम दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया। और
दक्षिण अफ्रीका का जो यात्रा था ना गांधी जी का, दक्षिण अफ्रीका का जो यात्रा था गांधी जी का, वो संघर्ष का समय था। गांधी जी उस अवधि के दौरान सीख रहे थे, दांवपेच सीख रहे थे कि कब क्या करना है, कौन सी परिस्थिति में कौन सा डिसीजन लेना है। तो संघर्ष का समय था वो गांधी जी का। जैसे अभी क्या है, अभी आपका संघर्ष का समय है, और संघर्ष का समय काफी कष्टदायी होता है। लेकिन इस कष्टदायी समय में ही अगर आप अपने आप को टिका कर रख लिए, खुट्टा गाड़ कर रख लिए, सफल हो जाइएगा। समझ गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही एक शब्द को गढ़ा था। वह शब्द था सत्याग्रह। सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह मतलब जो सत्य बात है, जो सत्य चीज है, वह अधिकार भी अगर हमें नहीं है तो उसके लिए हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हम मांगेंगे कि नहीं, यह हमारा अधिकार है, हमें दीजिए यह अधिकार। तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही गढ़ा। और गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किए। गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए। दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति थी, जुलू जनजाति। जुलू जनजाति, जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति थी। जैसे भारत में भील, इसके बाद जो है हो, उराव, संथाल, ये सब जनजाति है। तो उसी प्रकार से जो है दक्षिण अफ्रीका में एक जुलू जनजाति थी। जुलू जनजाति के समर्थन में ही महात्मा गांधी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया वर्ष 1906 में। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए तो उस अवधि के दौरान गांधी जी को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। और गांधी जी को पहली बार जेल की यात्रा 1908 में दक्षिण अफ्रीका में ही करना पड़ा था। और एक बात और आप जानिए, जब गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, संघर्ष की शुरुआत 1894 ईस्वी से हुई। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन गांधी जी के संघर्ष की शुरुआत 1894 ईस्वी से हुई है। तो 1893 से लेकर के 1914 तक गांधी जी रहे साउथ अफ्रीका में। गांधी जी 1915 ईस्वी में आ गए भारत। 1915 ईस्वी में गांधी जी आ गए भारत आ गए 1915 में। और गांधी जी भारत आए 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आए। और यही वजह है कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 ईस्वी तक, 1998 से 2004 ईस्वी तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में यह निर्णय लिए कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। अब आप यहां पर समझिएगा एक बात कि इस अवधि के दौरान गांधी जी सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहे। इस अवधि के दौरान गांधी जी जो है आपको भारत भी आए। 1901 में भारत आए थे, फिर 1902 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। और इसी अवधि के दौरान गांधी जी लंदन की यात्रा पर भी गए थे। लंदन की यात्रा पर भी गए थे। लंदन की यात्रा पर भी जो है इस अवधि के दौरान गांधी जी गए थे। और इस अवधि के दौरान गांधी जी संभवतः 1909 में लंदन की यात्रा पर गए थे। 1909 में गांधी जी लंदन की यात्रा पर गए थे। और अपने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने जब लंदन की यात्रा की तो लंदन की यात्रा
जहाज से किए थे। पानी में जो जहाज चलता है ना, बड़ा बड़ा जहाज, सामान्य तौर पर आपको महासागर में जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में बड़ा बड़ा जहाज चलता है। तो जहाज से यात्रा कर रहे थे। तो जब जहाज से यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करने में समय लगता था, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इतना समय लगता था यात्रा करने में। तो जब गांधी जी लंदन की यात्रा कर रहे थे तो इस लंदन यात्रा के क्रम में ही गांधी जी एक साहित्य की रचना किए थे। वह साहित्य था हिंद स्वराज। वह साहित्य था आपको हिंद स्वराज। तो लंदन यात्रा के क्रम में ही गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक साहित्य की रचना की। हिंद स्वराज नामक साहित्य की रचना की। और गांधी जी हिंद स्वराज में स्वराज्य के मतलब को समझाए हैं। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। और गांधी जी स्वराज्य का अर्थ अपनी इस पुस्तक के माध्यम से समझाने का काम किया लोगों को। इसके अलावा गांधी जी ने अपने इसी पुस्तक में ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत के साथ किया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ही गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया। देखिए, कहने का मतलब यह था कि बांझ औरत, देखिए बांझ औरत उसको कहा जाता है जिसको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब जो है एक प्रकार से कहिए अनप्रोडक्टिव, मतलब अनुत्पादक। तो गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिश संसद है ना, ब्रिटिश संसद से कुछ होना जानी ना है। ब्रिटिश संसद से कुछ होना जानी ना है। ब्रिटिश संसद लोगों को कोई अधिकार नहीं दे सकता है। एक प्रकार से कहिए ना, गांधी जी ब्रिटिश संसद को उकसाने का काम कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान ही, और एक बात और जानिए कि गांधी जी जो लंदन जा रहे थे, गांधी जी लंदन जाकर के वहां के लोगों के मनोदशा को समझना चाह रहे थे कि आखिरकार जो ब्रिटेन के लोग हैं वो सोचते क्या हैं, उनकी सोच क्या है, वो चाहते क्या है। तो ब्रिटेन के लोगों की मनोदशा को समझने के लिए गांधी जी लंदन की यात्रा पर गए हुए थे। और आप स्वयं सोचिए, गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्यों रहा है। गांधी जी अंग्रेजों के नब्ज को समझ गए थे कि अंग्रेज के सोचने का तरीका क्या है, वो चाहता क्या है। इस बात को गांधी जी समझ गए थे। और यही वजह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में गांधी जी ने एक प्रकार से कहिए सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दिया। गांधी जी ने ऐसा काम किया। और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह सबके संदर्भ में आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, नहीं, हम उनके समर्थक हैं। लेकिन आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी टूट गया, क्योंकि ये लोग आजादी से पहले ही ना शहीद हो गए, आजादी से पहले शहीद हो गए। आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आजाद भारत को तो देख नहीं पाए, समझ गए। तो आपको गांधी जी इसलिए लंदन की यात्रा किए थे ताकि लोगों को समझ सके। और दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने एक पत्रिका निकाला था। उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। और आपके बिहार एसआई परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका निकाला था। तो दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला था। इंडियन ओपिनियन।
अब देखिएगा, गांधी जी जो लगातार दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे, इसी वजह से ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1914 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया, जिसे इतिहास में कहा जाता है इंडियन रिलीफ एक्ट, जिसे इतिहास में कहा जाता है इंडियन रिलीफ एक्ट 1814, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914। और इस एक्ट के जरिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों को हद तक उनका हक और अधिकार मिल गया। और जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों को हद तक उनका हक और अधिकार मिल गया, तत्पश्चात महात्मा गांधी को लगा कि अब हम दक्षिण अफ्रीका में रहकर क्या करेंगे, और इसके बाद महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से आ गए भारत। और जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे, तो उस समय गांधी जी का उम्र लगभग हुआ करता था आपको 46 वर्ष। 1869 में जन्म हुआ था, 1915 में भारत आए हैं, तो 69, 71, 30, 31, 15 इधर हो गया, लगभग 46 वर्ष। तो गांधी जी का उम्र उस समय लगभग 46 वर्ष हुआ करता था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे हैं, 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस समय उनका उम्र हुआ करता था 46 वर्ष। दोनों अंतर समझ में आ रहा है? मतलब जब गांधी जी भारत आए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, तो उस समय उनका उम्र था 46 वर्ष। 1869 में जन्म हुआ, 1915 में जोड़ घटाव कर न लीजिए, पता चल जाएगा 46 वर्ष। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो लगभग 21 वर्ष तक रहे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो देखिए गांधी जी का ड्रेस भी, पहनावा भी हमेशा परिवर्तित होते रहा। गांधी जी की अगर आप बात करेंगे, तो बचपन में जो ड्रेस गुजराती कॉमन ड्रेस था वो पहनते थे। जब 1888 में लंदन गए तो कोट, टाई, जूता, मोजा, बेल्ट सब चीज लगा कर गए। फिर जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर भी कोट टाई सब लगा करके गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान उनका वस्त्र बदल गया। उसके बाद वे काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में रहने लगे थे साउथ अफ्रीका में, काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में। और किसान सामान्य तौर पर जो है आपको धोती, कुर्ता और मुरट्ठा, समझिए पगड़ी, मुरट्ठा कहिए या पगड़ी कहिए, किसान सामान्य तौर पर इसी वेशभूषा में रहेगा, धोती, कुर्ता और मुरट्ठा। तो आपको गांधी जी जब 1915 में भारत आए थे तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में आए थे। काठियावाड़ी किसान 67वीं या 68वीं बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए थे तो किस वेशभूषा में आए थे? तो गांधी जी आए थे आपको काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में। काठियावाड़ी किसान, काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में धोती, कुर्ता और मुरट्ठा जो है आपको बांधे हुए थे। इसी वेशभूषा में गांधी जी आए। गांधी जी को जितना तपना था, जितना त्याग करना था, जितना संघर्ष करना था, जितना चीजों को समझना था, सब कुछ दक्षिण अफ्रीका में कर लिए। फिर गांधी जी भारत आए तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद वर्ष 1915 में सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु
गोपाल कृष्ण गोखले से जाकर मुलाकात किए और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को यह कहा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को उनका हक और अधिकार हमने दिला दिया है। अब हम यह चाहते हैं कि भारत में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को, भारत में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाएं, उनका हक और अधिकार दिलाएं। इस पर गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा कि आप सबसे पहले भारत के लोगों की मांग क्या है अंग्रेजों से, भारत के लोग अंग्रेज से चाहते क्या है, उसको आप सबसे पहले समझिए। मतलब भारत के लोगों को आप सबसे पहले समझिए, और जब आप भारत के लोगों को समझ जाएंगे तो उनको आप उनका हक और अधिकार दिलाने में सफल होंगे। तत्पश्चात गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत यात्रा पर निकल गए, या भारत भ्रमण पर निकल गए, या भारत दर्शन पर निकल गए। और उनके गुरु ने यह भी कहा था कि इस यात्रा के क्रम में आंख खुला रखना है, कान भी खुला रखना है, लेकिन मुंह बंद रखना है। सिर्फ 1 वर्ष तक समझिए, आप देखिए, सुनिए, चीजों को समझिए, कोई एक्शन नहीं लीजिए, कोई एक्शन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना है। तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत यात्रा पर निकले, और गांधी जी के भारत यात्रा पर निकलने के कुछ ही महीनों बाद गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। और इसके बाद गांधी जी अपने यात्रा को पूर्ण किए, और फिर महात्मा गांधी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए, और 1916 के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुआ। और राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी से आग्रह किया था कि वो चंपारण आए, और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी चंपारण आए, और चंपारण आकर गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चंपारण सत्याग्रह की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात और आप जानिए। देखिए, गांधी जी के विषय में अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना है तो गांधी जी की आत्मकथा है, उसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। गांधी जी के विषय में अगर आपको जानना है तो गांधी जी का आत्मकथा है, उसका नाम है आपको माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। विथ ट्रुथ इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे हैं, और गांधी जी की अगर आप बात करेंगे तो गांधी जी की आत्मकथा को कई सारे अन्य विद्वानों ने भी लिखा है, लेकिन ये जो पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गांधी जी ने स्वयं लिखा है, और यह पुस्तक गांधी जी ने मूल तौर पर गुजराती भाषा में लिखा है। यह पुस्तक महात्मा गांधी ने मूल तौर पर गुजराती भाषा में लिखा है। बाद के दिनों में जाकर इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपको महादेव देसाई ने। महादेव देसाई ने जो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावे एक इतिहासकार है डीजी तेंदुलकर,
2213 मेंस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। 2213 बिहार एसआई मेंस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि गांधी जी की जीवनी किसने लिखी है। गांधी जी की जीवनी किसने लिखी है? तो गांधी जी की जीवनी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी की जीवनी डीजी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। डीजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर के द्वारा जो है आपको गांधी जी की जीवनी लिखी गई है। समझ गए? और आप इस बात को भी जानिए कि हमने आपको पहले भी बोला है, अभी फिर से आप सुनिए। गांधी जी को अगर विशेष जानना है तो मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक को पढ़िए। उसमें गांधी जी के जीवन से संबंधित एकदम अचंभित करने वाला बात सब मिलेगा। समझ गए? उस पुस्तक को हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पूरा नहीं पढ़े हैं, समझ गए, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े हैं। उसमें एगो चीज हमको बड़ी अचंभित किया, एगो दूगो बात थोड़ा अचंभित किया। गांधी जी, मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखे हैं कि हम अपनी पत्नी का मुंह शादी के 5 वर्ष बाद देखे थे। समझ गए? पहले क्या होता था पता है? पहले जैसे शादी होता था ना, जैसे आज क्या होता है, आज शादी होता है, लड़का लड़की को विदा करके लेकर के चल जाता है। ठीक है, एक तरह से ठीक भी है, समझ गए। लेकिन पहले क्या होता था? पहले एक तो शादी विवाह होता था काफी कम उम्र में, कम उम्र में शादी विवाह होता था, जिस वजह से शादी के बाद जो है लड़की विदा होती भी थी और नहीं भी होती थी। मैक्सिमम केस में विदा नहीं ही होती थी, मैक्सिमम केस में विदा नहीं होती थी। बाद में साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जो है आपको गौना होता था। गौना हम लोग के तरफ कहा जाता है गौना, समझ गए, या उसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेकेंड मैरिज, समझ गए। तो वो होता था, उसके बाद लड़की विदा होती थी और उसी में जो है लड़की को सब सामान, जैसे फर्नीचर का सामान हो गया, जो भी सामान है लड़की के यूज का, वो सब उसके पिता के द्वारा जो है आपको दिया जाता था। तो वो भी जानते हैं 13 वर्ष की उम्र में लगभग विवाह हुआ। 18 वर्ष के उम्र में एक संतान हुआ गांधी जी को, समझ गए। और 18 वर्ष की उम्र में गांधी जी अपनी पत्नी का मुंह जो है पहली बार सही से देखे थे, कस्तूरबा गांधी का मुंह, समझ गए। तो ये चीज जो है बड़ी अचंभित किया कि बताइए ये सब लिखने का क्या जरूरी था गांधी जी को। अब देखिएगा और भी बहुत सारी बातें गांधी जी, ये तो ऐसे हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन ये बात लिखा हुआ है। भले हम इसको हंसी मजाक में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये बात लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा आपको मिल जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद आगे समझिएगा, गांधी जी ने भारत को, भारत ही नहीं तथा पूरे विश्व को गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। सत्य और अहिंसा का पाठ गांधी जी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पढ़ाया है। पूरे विश्व को महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। ठीक है, और गांधी जी का यह मानना था अहिंसा डरपोक और कायरों का अस्त्र नहीं है, बल्कि अहिंसा निडर और साहसी लोगों का अस्त्र है। निडर और साहसी लोगों का अस्त्र है। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का भी विवरण दिया है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बात अगर भारत की जाए तो भारत के विषय में गांधी जी ने यह लिखा है अपनी आत्मकथा में कि भारत की संस्कृति ना तो हिंदू संस्कृति है, ना इस्लामी संस्कृति है, और ना ही कोई और संस्कृति है, बल्कि जो भारत की संस्कृति है वह सभी का समन्वय मिश्रण है, सभी का समन्वय मिश्रण है। और साथ ही साथ गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का भी विवरण दिया है कि गांधी जी को उनके जीवन में 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था। गांधी जी को उनके जीवन में 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था। और गांधी जी को उनके जीवन में जो 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था, वो 3 लक्ष्य था। एक,
हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे महात्मा गांधी, और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए गांधी जी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। दूसरा, छुआछूत विरोधी संघर्ष, मतलब हिंदू धर्म में अग्रा जाति पिछड़ा जाति, अग्रा जाति के लोग पिछड़ा जाति के लोगों के साथ छुआछूत का भेदभाव जो किया करता था, मतलब जो है अगर शरीर में सटेंगे तो छुआछूत हो जाएगा, सेम बर्तन में नहीं खाने देंगे, फिर जो है कुर्सी है उस पर बैठने नहीं देंगे। तो छुआछूत विरोधी संघर्ष को समाप्त करने के लिए गांधी जी हर काम करने को तैयार रहते थे। इसके बाद गांधी जी ने समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर यह स्पष्ट किया कि समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है, समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाना है और पुरुषों के समान लाना है, मुख्य धारा में महिलाओं को लाना है। तो महिलाओं की समाज में जो बुरी स्थिति थी, उस बुरी स्थिति को बेहतर करने के लिए भी गांधी जी अपना जान तक देने को तैयार हो जाते थे, समझ गए। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का विवरण दिया है कि 3 लक्ष्य गांधी जी को जान से भी प्यारा था, और जो 3 लक्ष्य गांधी जी को जान से भी प्यारा था, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत विरोधी संघर्ष और समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना, ये 3 लक्ष्य गांधी जी को जान से भी प्यारा था, समझ गए। तो ये जो हुआ, अभी जो हमने आपको लेक्चर दिया है, ये गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेक्चर है, गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेक्चर है। अब गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किए गए हैं, जो आंदोलन किए गए हैं, बड़े आंदोलन, छोटे आंदोलन, तथा गांधी जी के द्वारा जो रचनात्मक और क्रियात्मक कार्य किए गए हैं, तो इन सभी चीजों को आगे जो है हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले, चंपारण सत्याग्रह से पहले तक जितना है उसको आप पढ़िए। नोट है ना आपके पास? हाँ, तो नोट पढ़िए। पढ़िए नोट। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, इधर दांत निकालने नहीं बोले हैं, दांत निकाल रही है, पढ़िए ना जी। अभी भी दांत ही निकाल रही है, बोल रहे हैं पढ़ने तो दांत निकाल रही है। पढ़िए जल्दी, फिर याद करवाएंगे, जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए जी। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी पढ़ने बोले हैं। है, पढ़ लिए। है, जल्दी पढ़िए न जी। पढ़ते रहिए, रुकिए मत।
है ऊपर वाला पढ़िए। सीढ़ी पर बतिया रहे हैं जी, पढ़िएगा, पढ़िए। सीढ़ी पर जो पढ़ रहे हैं पढ़िए। पढ़ लिए? दीजिए तो जी। हाँ, सामान्य तौर पर जो है ना, जब मनाया गया था पहली बार तो यह निर्णय लिया गया कि 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाएगा। तो कभी 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया गया, कभी 1 वर्ष के अंतराल पर मनाया गया। तो इसी वजह से आप जो सोच रहे हैं ना वो नहीं है, बल्कि जो लिखा है वही सही है। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आइए, है हीरो साहब आइए। और बोलना है, बोलने से क्या होता है? याद होता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ है जी? 2 अक्टूबर 1800। कौन प्रायद्वीप में? कौन प्रायद्वीप में? काठियावाड़ प्रायद्वीप। गांधी जी के पिता का नाम? पिता का नाम? माता। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। हाई स्कूल की शिक्षा गांधी जी ने कहां से प्राप्त किया? अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट। अल्फ्रेड हाई स्कूल। हाई स्कूल की शिक्षा गांधी जी ने कहां से प्राप्त किया? कहां से प्राप्त किया? कॉलेज की शिक्षा? सामलदास कॉलेज, भावनगर। आ गया। चलिए, छूटा नहीं ना है जी? है ऑनलाइन वाले लोग याद करवा रहे थे, कुछ नहीं हुआ है, इंटरनेट भाग गया था नहीं जी। चलिए फिर से याद कीजिए। गांधी जी के आ गया है, भाग जाता है फिर आ जाता है। ऑनलाइन वाले लोग, इंटरनेट कटकुट हो रहा है, समझे? समझा नहीं रहे हैं, याद करवा रहे हैं। चिंता नहीं करना है, लेकिन जुड़े रहना है, समझे? एक बार फिर से बताइएगा। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में यह बतलाया है कि उन्हें 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था, उसमें कौन कौन है? गांधी जी किसके केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए? किसके केस की पैरवी? दादा। कब गए? ठीक है, लेकिन बात है कि ऑनलाइन भी तो है, ऑनलाइन भी न लेकर के चलना है। आ गया? फिर न कट जाएगा। सुनिए ऑनलाइन वाले लोग, इंटरनेट ठीक करवाइए जी। 5:30 बजे से बिट्टू सर का क्लास है, हमारा क्या है, हम तो कैसे ही चल लेते हैं। तो आए ना जी नेट? हाँ, ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए। इंटरनेट जो है पता नहीं क्या हो गया है, आ रहा है जा रहा है। तो याद करवा रहे थे, कुछ समझा बुझा नहीं रहे थे। तो अगर मान लिया जाए कि बायोलॉजी के क्लास में इंटरनेट नहीं रहेगा,
ऐसे रहना चाहिए। अगर मैं भी मान लिया जाए नहीं रहेगा तो क्लास होगा, रिकॉर्डिंग में लगा दीजिएगा क्लास को, ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग में लग जाएगा और जैसे ही क्लास हो जाएगा वैसे ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। ऐसे क्लास ऑनलाइन ही होगा, लेकिन अगर मैं भी मान लिया जाए 1% में इंटरनेट ऐसे ही अप एंड डाउन होता रहा तो ऐसे सामान्य तौर पर होता नहीं है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मोबाइल का नेटवर्क कभी कभी छोड़ देता है, वैसे ही इंटरनेट भी कभी कभी छोड़ देता है। तो इंटरनेट प्रॉब्लम पता नहीं आज हो रहा है, आज से पेड कोर्स शुरू हुआ, आज ही इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, समझ गए। तो जो है ऐसे होगा बायोलॉजी का क्लास 5:30 बजे से, ऑनलाइन ही होगा, लेकिन अगर मे भी इंटरनेट प्रॉब्लम रहा तो रिकॉर्डिंग जो है आपको डाल दिया जाएगा, घबराने का नहीं है, ठीक है। तो अब 5:30 बजे से आपका बायोलॉजी का क्लास है और आप अपना होमवर्क सुन लीजिए कल का। कल का होमवर्क सुनिए आप लोग। कल तो होमवर्क दिए थे बायोलॉजी पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव दिए थे ना। कल का होमवर्क है आपका 1857 का विद्रोह और अन्य छोटे मोटे विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, खोंड विद्रोह, गडकरी विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब आपका होमवर्क है कल का, समझे बात को। तो इस सप्ताह तक जो है, इस सप्ताह तक कहे कि होली में कितना आप पढ़े होंगे हमको पता है, समझे। तो इस सप्ताह तक पूरा पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कर लेते होमवर्क के जरिए और फिर आगे होमवर्क बढ़ाएंगे, समझ गए। और इस सप्ताह के बाद जो है आपको सब चीज मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक और मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा क्वेश्चन बैंक, समझे। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर आज होमवर्क है, अभी हम पूछेंगे आपसे, नेट है ना, पूछ रहे हैं। ऑनलाइन वाले लोग अगर सुनिएगा तो सुनिए, जवाब देना है दीजिए, अगर कट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ना है, दीजिए। तो बायोलॉजी आ रहे हैं पहले पीछे से, खड़ा हो जाइए। तो क्या यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने आते हैं? कब से क्लास कर रहे हैं? एडमिशन लिए? तो बैठिए, ये सब बहाना है, बस ऐसे बहाना बनाते रह जाइएगा। एगो चैप्टर तो खत्म हो गया है, अब आप कैसे कीजिएगा? इसका पूरा वीडियो एप्लीकेशन पर फ्री में अवेलेबल है, जाके कीजिए और आप सुन लीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि नोट ना है, क्लास नहीं किए, नहीं किए हैं तो जाकर के कीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। कल आए थे ना, होमवर्क दिए थे ना, पता था ना आपको, और वीडियो फ्री था ये भी तो पता था ना, तो फिर काहे न किए आप नोट, काहे न खरीदे आप? चलिए, काहे न खरीदे, काहे न नोट? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? ऑप्शन न है। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता? इतना लोग बोल रहा है, कान में सुनाई नहीं दे रहा है? केंद्रक, केंद्रक को कहा जाता। न्यूक्लिक अम्ल ना होगा जी, बताइए। खाली पेट बढ़ रहा है, खाएगा सोएगा ये सब, समझे। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए जल्दी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? चंद्र, काहे नहीं याद है? कल आए थे ना क्लास, बोले थे ना याद करने के लिए, नोट काहे नहीं था? नहीं, वो सब बहाना है, बहाना। हाथ हटाइए, आप अपना हाथ हटाइए ना जी।
ए खड़ा हो जाए लड़की, ए खड़ा हो जाए। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन जंतु कोशिका, ए, बी पादप कोशिका, सी अमीबा, डी युगलिना। युगलिना, युगलिना बोले। पादप कोशिका, पादप कोशिका ना, हाँ पादप कोशिका। पढ़िए, आए हैं तो पढ़ेगा, समझे? नहीं लगा है, बच गए आप। बताइए, कुछ बोलना है? सेल, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। बैठ जाइए, खड़ा होइए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। किसमें होता है? राइबो, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। शांत रहिए, खड़ा होइए। टेलोफेज, टेलोफेज, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? ऑप्शन मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज। है प्रोफेज। बैठ जाइए। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, अनुसूत्री विभाजन। दूसरा क्वेश्चन बोलिए। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। ठीक है, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए तो। हाँ, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। बैठ जाइए। खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, कहे आपसे हम नहीं पूछे? बोलती हमसे। ये तो एकदम महारानी है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। हाँ, हम ही को समझा रही है। चलिए, खड़ा हो जाइए। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है कौन चीज से? प्रोटीन से,
वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपोप्रोटीन से। है किससे बना होता है? प्रोटीन बोलिए, बताइए। यानी आप लोग तो बोल ही ना दिए थे, पढ़ते उड़ते ना है जी। अच्छा ये क्वेश्चन है, आप लोग काहे जवाब देते हैं? फिर हम 1 बाय 1 नहीं पूछेंगे, समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है, नहीं बोलना है, जिसका मुंह खुला आके कूट देंगे हम। क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, बैठिए, उधरे से बुलाते हैं। अब बहुत आप लोग जाते हैं उधरे, जाने दीजिए। किधर से ज्यादा आवाज आता है जी? पीछे से खड़ा हो जाइए। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डबे। अब सुनिए, एगो उपाय निकालते हैं। अब आगे जो पूछेंगे ना, माइक बंद करके पूछेंगे, माइक बंद करके पूछेंगे। ऑनलाइन चल रहा है जी, जवाब दे रहा है सब है? डी डुबे लिख रहा है। अब आगे जो पूछेंगे ना, आगे माइक बंद करके पूछेंगे, समझे? और आप इस बात को जान लीजिए, जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, आप इस भ्रम में ना रहे कि हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगले क्लास में आप मान करके चलिए, अगले क्लास में 6:30 बजे तक पढ़ाएंगे, 5:15 से 6:30 बजे तक पढ़ाएंगे। 15 मिनट पूछेंगे, 15 से 20 मिनट हो सकता है, 6:30 से 7 बजे तक आधा घंटा पूछेंगे। 15 मिनट नीचे, 15 मिनट ऊपर। और बायोलॉजी भी रहेगा, पहला चैप्टर जो कर लिए हैं ठीक है, जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, बायोलॉजी पहला चैप्टर। और साथ ही साथ मूल जो होमवर्क है कल का, 1857 का विद्रोह तथा अन्य जो छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं वो आपका होमवर्क है। बात समझ में आया जी? और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग तो जवाब दे रहे हैं जहां तक हमें पता चला है, तो आप लोगों को भी होमवर्क जो है आपको करना है। तो इस सप्ताह में जो है ना, इतिहास में पढ़े हुए चीज और जो है बायोलॉजी में पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कर लेना है। फिर जो है होमवर्क जो है आपको आगे शुरू होगा, समझ गए चीजों को? हाँ, तो कल जो है ऊपर वाले क्लास में भी आएंगे हम। किसका है ये? 5:30 बजे से अपना बायोलॉजी का क्लास कीजिए, ठीक है? और याद करना लीजिएगा, और कुछ चीज यहां पर लिखाना भी है, कल लिखा देंगे, समझो? याद तो करवा ही रहे थे, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह। 5:30 बजे से बायोलॉजी का क्लास है, और 5:30 बजे से पहले आप लोग क्लासरूम में बैठ जाइएगा, समझे? धन्यवाद सभी लोगों का। आज से बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर न शुरू होगा। हाँ, पढ़िए मजा में। धन्यवाद।